दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी भी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं और किसी भी बड़ी इमारत को खड़ा करने के लिए आपको छोटे से शुरुआत करनी ही पड़ती है। इसी मोरल लाइन के बेस पर आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताऊंगा जिसने 52 साल की उम्र में भी हार नहीं मानी। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में रे क्रॉक एक प्रिंस कासल कंपनी के मालिक होते हैं जो अपनी कंपनी के मिक्सर को जगह जगह सेल्स करता है। रे कई सारे रेस्टोरेंट में जाकर अपना मिक्सर का इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन उसकी मशीन को कोई परचेज नहीं करता। फिर एक दिन रे के पास उसकी सेक्रेटरी का फ़ोन आता है। वो बताती है कि उनके पास मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट से 6 मिक्सर का ऑर्डर आया है। रे पूछता है कि एक ही रेस्टोरेंट से? उसे लगता है कि शायद उसकी सेक्रेटरी से गलती हो गई है, तो वो कंफर्म करने के लिए मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट को फ़ोन करता है। फिर उनको पता लगता है कि मैकडोनल्ड्स को 6 मिक्सर नहीं बल्कि उनको 8 मिक्सर चाहिए। रे क्रॉक शॉक हो जाता है और वो मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट को देखने की इच्छा उसके मन में जाग जाती है। रे क्रॉक मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो रेस्टोरेंट के बाहर एक लंबी लाइन देखते हैं। वो उस लाइन में खड़े हो जाते हैं। उनका नंबर बड़ी जल्दी ही आ जाता है और ऑर्डर देने के बाद उसे ऑर्डर भी बस 30 सेकंड के अंदर रिसीव हो जाता है। वो शॉक हो जाते हैं कि आखिर कोई रेस्टोरेंट इतनी जल्दी ऑर्डर कैसे सर्व कर सकता है। वो ऑर्डर रिसीव करके बेंच पर बैठते हैं, तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो आदमी उनसे पूछता है कि आपको बर्गर कैसा लगा। रे बोलता है बहुत बढ़िया। वो आदमी बताता है कि वो इस रेस्टोरेंट का ओनर है और उसका नाम मैकडोनल्ड है। रे उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो प्रिंस कासल कंपनी का ओनर है जहाँ से उन्होंने 8 मिक्सर मंगाए हैं। मैक रे को रेस्टोरेंट दिखाने को इनवाइट करता है। रे रेस्टोरेंट के अंदर का सारा सिस्टम देख के हैरान हो जाते हैं। सारी चीज़ एकदम स्पीड में चल रही होती है, सब कुछ व्यवस्थित, सब एक बंदा एक ही काम में लगा हुआ है। इतने में मैक का भाई डिक मैकडोनल्ड भी आ जाता है। रे उन दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करता है ताकि वो उस रेस्टोरेंट के बारे में अच्छे से जान सके। अगले सीन में मैक और डिक मैकडोनल्ड अपनी स्टोरी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ कोलंबियन मूवी की ट्रक ड्राइवर से स्टार्ट करी। पैसे कमाने के बाद उन्होंने थिएटर, रेस्टोरेंट, हर जगह उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए। फिर उन्होंने ड्राइविंग रेस्टोरेंट भी खोला, लेकिन उनका भी वहाँ हाथ पाँव नहीं चला। उन्हें पता लगा कि उनकी मेन कमाई बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और सॉफ्ट ड्रिंक से ही होती है, लगभग 85%। तो उन्होंने अपने बाकी के सारे आइटम बंद करके उन्होंने खाली यही 3 आइटम बेचने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट पर बहुत से चेंजेस किए। स्टार्टिंग में तो बहुत धीरे चला, लेकिन धीरे धीरे ग्रो हुआ। डिक ने एक दिन मैकडोनल्ड को टेनिस काउच में बुलाया और रेस्टोरेंट के किचन का मैप दिखाया। फिर उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाकर उनसे ड्रामेटिक वर्किंग करने को कहा। फाइनली 3 कोशिश के बाद डिक को फाइनली उसका मनपसंद किचन मिला, जहाँ सब कुछ बिल्कुल ऑर्डरली काम हो रहा था। सारे बंदे अपनी जगह काम कर रहे थे, कोई इधर से उधर नहीं जा रहा था। इस किचन की वजह से उनका रेस्टोरेंट मल्टी स्पीड से ग्रो करने लगा। जिन्होंने उस सिस्टम का नाम स्पीडी सिस्टम रखा। रे उनकी स्टोरी सुनने के बाद पागल से हो जाते हैं। वो अगले दिन डिक और मैकडोनल्ड दोनों से मिलते हैं और उन्हें फ्रेंचाइजी लेने की बात करते हैं। डिक मैकडोनल्ड ने बताया कि उनके ऑलरेडी 5 फ्रेंचाइजी वर्किंग में हैं। डिक बोलते हैं कि उनके और फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए क्योंकि उनके वहाँ क्वालिटी कंट्रोल, किचन क्लीनिंग पसंद नहीं आई और वो यहाँ से उन्हें ऑपरेट भी नहीं कर सकते। रे बताते हैं कि वो उनकी तरफ से उनकी फ्रेंचाइजी दिलाएंगे। डिक बोलते हैं कि उन्हें 50 रेस्टोरेंट चलाने से अच्छा है कि एक ही ग्रैंड रेस्टोरेंट बनाया जाए। रे की नज़र एक पिक्चर पर पड़ती है जो डिक मैकडोनल्ड्स ने अपनी इमेजिनेशन से मैकडोनल्ड्स के फ्यूचर के लिए सोचा था। डिक ने बताया कि ऐसा तो खाली अभी तक एक ही रेस्टोरेंट ओपन किया है और वो फिनिक्स में है। डिक अपने इस मॉडल को गोल्डन आर्चिस का नाम दिया। रे अगले दिन फिनिक्स में उस मॉडल को देखने पहुंचते हैं। वो उसे देखकर फ्रेंचाइजी लेने के लिए सोच लेते हैं। वो घर पहुंचकर अपनी वाइफ ईथर को बताते हैं कि उन्हें एक रेस्टोरेंट का आइडिया मिला है। वो उसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। रे की ईथर से इसी बात को लेकर आर्गुमेंट हो जाती है। थोड़े दिनों बाद वो वापस मैकडोनल्ड्स पहुंचते हैं। वो उन्हें अपना आइडिया सुनाते हैं। वो बोलते हैं कि अगर वो उन्हें फ्रेंचाइजी बांटने का एजेंट बना लेंगे तो वो मैकडोनल्ड्स को पूरे अमेरिका में फैला देंगे। उनकी गोल्डन आर्चिस पूरे अमेरिका में जगह जगह दिखेगी। मैक डिक को कन्विंस कर लेते हैं
वो बोलते हैं कि वो इस बार एग्रीमेंट पर फ्रेंचाइजी बांटेंगे। डिक तैयार हो जाता है। डिक और मैक दोनों रे से एग्रीमेंट पर साइन करवाते हैं। रे मैकडोनल्ड्स की कंपनी का ब्लूप्रिंट कई बैंकों को दिखाते हैं ताकि उन्हें अपनी फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए लोन मिल सके, लेकिन लोन उन्हें नहीं मिलता। फाइनली एक बैंक उन्हें कुछ लोन दे देती है जिससे वो अपनी एक फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर लेते हैं। रे अपनी फ्रेंचाइजी के लिए एक जगह देखते हैं। रे सारा काम जल्दी करना चाहते हैं। वो अपनी सेक्रेटरी से पूछते हैं कि काम कैसा चल रहा है। उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि डिक प्लान को चेक कर रहे हैं और थोड़ा डिले चल रहा है काम। रे को गुस्सा आ जाता है। वो उसे फ़ोन करता है और बोलता है कि प्लान क्यों पास नहीं किया जा रहा। डिक बोलता है वो अपने आर्किटेक्ट को दिखा रहा है, वो प्लान पास करेगा तभी कुछ आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। ये बोलता है कि इसमें तो मेरा लॉस ही है, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है मुझे। काम स्टार्ट होने के बाद रिक कंपनी से बात करते हैं। कोका कोला कंपनी उनको अपना नाम यूज़ करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन डिक रे को ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसी कंपनी के बोर्ड पर किसी और कंपनी का भी नाम हो। रेस्टोरेंट स्टार्ट होने के बाद रे सबको उसका काम बताते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं, अपने रेस्टोरेंट में दिन रात मेहनत करने लग जाते हैं। एक रात डिक और ईथर एक क्लब पार्टी में जाते हैं। वहाँ उसके दो दोस्त होते हैं, वो पैसे से अमीर होते हैं। उसका एक दोस्त रे से पूछता है कि उसका गोल्फ कैसा चल रहा है। रे बोलता है कि आजकल उसके पास इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है, वो बहुत बिजी है। तो उसके दोस्त हंसने लग जाते हैं। ईथर उसके दोस्तों से बोलती है कि एक बार इसका प्लान सुनकर तो देखो। वो दोस्त मान जाते हैं। रे उन्हें मैकडोनल्ड्स की कंपनी की फ्रेंचाइजी के बारे में बताता है और वो उन्हें कन्विंस भी कर लेता है। रे ने एक महीने में 5 नई फ्रेंचाइजी भेज देता है। डिक को डर लगता है कि कहीं ये ऐसा करते करते हमसे आगे नहीं जाए। कुछ दिनों बाद रे अपने दोस्तों की फ्रेंचाइजी चेक करने जाता है। वो उस रेस्टोरेंट के बाहर बहुत सारा कूड़ा कचरा देखता है। फिर वो अंदर की मेंटेनेंस भी देखता है जो कि बहुत ख़राब होती है, और वो बर्गर में भी कुछ घोटाला करके बेच रहे होते हैं। वो बेकार प्रोवाइड कर रहे होते हैं। रे को गुस्सा आ जाता है। रे अपने उन दोस्तों से गोल्फ कोर्स में मिलता है और उनकी गलतियां बताता है। वो उन्हें उनकी फ्रेंचाइजी से भी हटा देता है। रे अपने घर पर आता है और उसकी वाइफ उसे क्लब पार्टी के लिए तैयार होने को बोलती है। रे ईथर को बोलता है कि उसने मेंबरशिप कैंसिल कर दी है और वो उनके साथ और काम नहीं कर सकता जो खाली बैठ के पैसे कमाना चाहते हो। एक दिन जब रे अपनी प्रिंस कासल कंपनी में आते हैं तो उन्हें एक सेल्समैन दिखता है जो बाइबल की सेलिंग कर रहा होता है। रे उससे बात करने जाते हैं। वो उससे बात करते हैं और उसे मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी के बारे में बताते हैं और वो उसे कन्विंस भी कर लेते हैं और उन्हें डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाते हैं। वो सेल्समैन बिल्कुल रे की तरह ही होता है, जिसने उस सेल्समैन की वाइफ भी उसकी हेल्प कर रही होती है। रे अपनी वाइफ ईथर से ये सारी बात बताते हैं, शेयर करते हैं। उसे वहाँ एक कपल और मिलता है, वो भी बिल्कुल रे की तरह ही होता है, हार्ड वर्किंग। वो भी रे के साथ ज्वाइन हो जाता है। धीरे धीरे करके रे मैकडोनल्ड की कई सारी फ्रेंचाइजी बेच देता है। वो सेमिनार करता है, बड़े लोगों से मीटिंग करता है, हार्ड वर्किंग लोगों को ढूंढता है। अमेरिका के पूरे एक शहर में मैकडोनल्ड्स का नाम फैला देता है। रे को मैनिपोलिया के एक ब्रांच में बुलाया जाता है जहां पर उसका ग्रैंड वेलकम किया जाता है। रे शाम को इवनिंग में अपने दोस्त जिमी के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं, जहां जिमी रे को उस रेस्टोरेंट के ओनर रोली स्मिथ से मिलवाता है। रोली स्मिथ रे के सामने मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने की बात करते हैं। रोली बताते हैं कि वो ये रेस्टोरेंट 20 सालों से चला रहे हैं, तो उसे फ्रेंचाइजी लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी। रे मान जाता है। रे की नज़र उसी टाइम एक लड़की पर जाती है जो कि पियानो बजा रही होती है। रे उस लड़की की तरफ देखते ही रहते हैं। रोली रे को उस लड़की से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो लड़की रोली की वाइफ जॉन स्मिथ होती है। रे जॉन स्मिथ से मिलकर खुश हो जाते हैं। जॉन रे से उसका फेवरेट गाना पूछती है और वो उस गाने को वहाँ जाकर पियानो पे प्ले करती है। फिर बाद में रे क्रोक भी उसके साथ गाने चले जाते हैं। रे वापस घर आते हैं। ईथर उन्हें एक कपल के बारे में बताते हैं। रे बोलते हैं कि वो अब बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो वो उन कपल को फ्रेंचाइजी मना कर देते हैं। रे की सेक्रेटरी बताती है कि उनकी कमाई नहीं हो रही क्योंकि उन्हें स्टोर से खाली 1.4% इनकम ही मिल रही है।
रे डिक को फ़ोन करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बनाने को बोलते हैं। वो उनकी इनकम 3.5% से 4% तक करना चाहते हैं, लेकिन डिक मना कर देता है। बाद में डिक और मैकडोनल्ड दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। रे को बाद में उसके एसोसिएट फ्रैक्टन से पता लगता है कि आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए फ्रिज का बिल ही बहुत ज़्यादा आता है। ईथर के पास उस बैंक वाले का फ़ोन आता है जिससे रे ने लोन लिया होता है। ईथर को पता लगता है कि रे ने उसका घर गिरवी रख दिया है, तो ईथर रे से बात करती है। रे को गुस्सा आ जाता है और वापस उसी बैंक मैनेजर से मिलने जाता है और उसे घर पर कॉल करने वाली बात पर अच्छी खासी सुना देता है। रे शाम को रोली और जॉन स्मिथ से मिलते हैं। जॉन रे को एक आइडिया बताती है जिससे उनकी आइसक्रीम को बनाने की बिजली का खर्च भी नहीं लगेगा और उसे जल्दी आइसक्रीम भी प्रिपेयर हो जाएगी। रोली रे को पाउडर आइसक्रीम के बारे में बताती है और उसे बना के उसे टेस्ट भी करवाती है। रे टेस्ट करते हैं और उनको आइडिया भी अच्छा लगता है। बाद में रे डिक को ये आइडिया बताते हैं कि अगर वो इसे अप्लाई करेंगे तो उनका बिजली का खर्च भी बहुत कम हो जाएगा और उन्हें प्रॉफिट भी दुगना होगा। लेकिन डिक उसकी इस आइडिया को बेकार बोलकर फ़ोन कट कर देते हैं। रे के पास बैंक से कॉल आता है। वो लोन पेमेंट के रिगार्डिंग बात करनी होती है। वहाँ पर हैरी नाम का एक व्यक्ति रे और बैंक मैनेजर की बात सुन लेता है। हैरी को पता लगता है कि रे फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हैं। हैरी बाद में रे से बात करते हैं और उन्हें अपना कार्ड देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अगर आपको आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं कुछ जल्दी जरूर कर रहे हैं। रे हैरी को अपने ऑफिस में ले आता है और फिर अपने अकाउंट दिखाता है। हैरी अकाउंट देखकर बताता है कि उन्हें तो कई जगह से लॉस ही हो रहा है और फिर हैरी फ्रेंचाइजी की ज़मीन के बारे में बात करता है। पूछता है कि ज़मीन का क्या सीन है। रे बोलते हैं कि ये तो बहुत सिंपल है, फ्रेंचाइजी अपनी ज़मीन लेता है, फ्रेंचाइजी खरीद कर वहाँ पे स्टार्ट कर देता है। हैरी बोलता है कि आप असल में फुल लाइन में नहीं, रियल एस्टेट की लाइन में काम कर रहे हैं। हैरी रे को आइडिया देता है कि उसे ज़मीन खरीद लेनी चाहिए और फ्रेंचाइजी को उसी ज़मीन पर फ्रेंचाइजी खोलने को बोलना चाहिए, जिससे रे के पास पहले महीने से ही इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंचाइजी ओपन किए बिना ही। और ऐसे करके वो डिक और मैकडोनल्ड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मैकडोनल्ड के ओनरशिप से भी हटा सकते हैं। रे को आइडिया पसंद आता है। हैरी रे के लिए दूसरी जगह ढूंढते हैं। इन्वेस्टर के लिए कई नई नई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और उन्हें कई सारे इन्वेस्टर मिल भी जाते हैं। वो बड़ी तेज़ी से पूरे अमेरिका में ज़मीन खरीदने लग जाते हैं और फ्रेंचाइजी को उन्हीं ज़मीनों पर फ्रेंचाइजी खोलने के लिए बोलते हैं। वो बाद में फ्रेंचाइजी रियलिटी के नाम से एक कंपनी भी स्टेबलाइज करते हैं, जहां वो लोगों को ईजिली मैकडोनल्ड्स कंपनी की फ्रेंचाइजी बांट सके। जब डिक को पता लगता है तो वो रे को फ़ोन करता है। डिक रे को बोलता है कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तुम ऐसे कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। तो रे बोलता है कि मैकडोनल्ड्स के अंदर का सारा काम तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है और मैकडोनल्ड्स के बाहर का सारा काम मेरे ऊपर। बाद में रे को आइसक्रीम पाउडर मिक्सचर यूज़ करने की परमिशन मिल जाती है। वो ये न्यूज़ रोली और जॉन स्मिथ को देने पहुँचते हैं। रोली और जॉन स्मिथ ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। एक रात जॉन स्मिथ रे को फ़ोन करके बताती है कि ह्यूस्टन में एक हाई ग्राउंड बन रहा है और अगर वहाँ मैकडोनल्ड्स खुल जाए तो इससे और तरक्की और सेलिंग बढ़ेगी। रे जॉन की इस बात का समर्थन करते हैं और जॉन से बोलते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रुकावट बनते हैं और कुछ साथ देते हैं। और रे से रुकावट का मतलब उसकी वाइफ से है, जो बार उसके सक्सेस में अड़ंगे डाल रही है। अगले दिन रे हैरी फ्रैक्टन के साथ प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी उसके पास डिक का फ़ोन आता है। डिक उससे पूछता है कि तुम्हें पाउडर मिल्क शेक बेचने को किसने बोला। रे बोलता है कि इसमें उनका ही प्रॉफिट है, यह उन्हें करना चाहिए। डिक बोलता है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता कि हमारे बीच क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। रे बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाए ही तोड़ने के लिए जाते हैं। डिक को गुस्सा आ जाता है और फ़ोन कट कर देता है। एक रात डिनर करते वक्त रे ईथर से तलाक मांग लेते हैं। रे एक एडवोकेट हायर करते हैं और उसको बोलते हैं कि ईथर जो भी चाहती है वो उसे दे दो, लेकिन मैकडोनल्ड्स का 1% भी शेयर नहीं जाना चाहिए उसके पास। कुछ दिनों बाद रे डिक को एक पार्सल भेजता है जिसमें
एक बॉक्स होता है और एक लेटर होता है। बॉक्स में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम मिक्सचर होता है और लेटर में मैकडोनल्ड्स कॉर्पोरेशन नाम लिखा होता है। मैक को गुस्सा आ जाता है, वो रे को फ़ोन करता है और अच्छी खासी सुनाने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारा ये कोई आइडिया नहीं था, ये स्पीडी सिस्टम मेरा आइडिया था, उसमें उसने कुछ नहीं किया। रे बोलता है कि तुम बस एक रेस्टोरेंट पर टिके रहना चाहते थे और मैंने पूरा बिजनेस को एक्सटेंड किया, मैंने खड़ा किया। मैक रे को कंपनी से बाहर निकालने की धमकी देते हैं, वो उसे कोर्ट में घसीटने क्यों बोलते हैं। रे बोलता है कि चाहे तुम जितनी हिम्मत लगा लो, जितना दम लगा लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते, वो पूरे अमेरिका में फेमस है। मैक बोलते बोलते बेहोश हो जाता है। डिक मैक को हॉस्पिटल में एडमिट करता है, वहाँ बाद में रे भी आ जाता है। रे मैक को एक ब्लैंक चेक देता है। मैक पूछता है ये क्या है। रे बोलता है कि तुम पहले ठीक हो जाओ फिर बात करेंगे। बाद मैक रे के जानने के बाद मैक डिक से बोलता है कि वो रे से जीत नहीं सकते। थोड़े दिनों बाद डिक रे को फ़ोन करता है और 7.5 करोड़ टैक्स और हर महीने की 1 तारीख को 7.5 करोड़ और कंपनी के प्रॉफिट का 1% मांगता है। रे अपने एडवोकेट से बात करने के बाद अपने एडवोकेट और डिक और मैक के एडवोकेट के साथ मिलकर बात करते हैं। वो बोलते हैं कि वो 1% प्रॉफिट देने को तैयार तो हैं, लेकिन वो लिखित में नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो कब देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर। तो वो उन्हें भरोसे दिलाते हैं कि वो ये रॉयल्टी के नाम पर उन्हें ज़रूर देंगे। डिक और मैक इस बात से रेडी हो जाते हैं और एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मैकडोनल्ड्स का नाम अब रे का हो जाएगा और डिक और मैक अब मैकडोनल्ड्स का नाम कहीं भी और कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो देखा आपने कैसे अगर आप किसी भी चीज़ की जिद कर ले तो उसको मिलाने के लिए पूरी कायनात ही खो जाती है। धन्यवाद।